ठीक है बच्चों, शानदार, जोरदार, ओम्स लॉ चल रहा था। ठीक है, क्या क्या पढ़ा रहे फिर से एक बार। V इज इक्वल्स टू आई आर, और दूसरा रिलेशन हमें क्या मिला, J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। एंड हमने यहाँ पे समरी की थी, वो एक बार देख लेते हैं। ये मतलब कंटिन्यूएशन में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, ये वाली समरी हमने बनाई। आगे बढ़ते हैं और ग्राफिकली थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, छोटा सा पॉइंट होमवर्क का क्वेश्चन जो हम एंडिंग में करेंगे। मैं यहाँ पे आया, मैंने हेडिंग लगाया ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर, ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर। सर ओमिक कंडक्टर इसका मतलब नॉन ओमिक कंडक्टर भी होते हैं क्या? जी हाँ, इसका मतलब है कुछ कंडक्टर ओम का लॉ फॉलो करेंगे और कुछ कुछ कंडक्टर ऐसे होंगे कि जो ओम का लॉ फॉलो नहीं करेंगे। जी हाँ, सही पहचाना, मैं हूँ खलनायक। तो ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, सो लिख लेते हैं चलो। ओमिक कंडक्टर्स, ohmic conductors are those conductors, are those conductors which follows ohms law। वाह कितना सिंपल, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो ओमिक कंडक्टर होगा। ठीक है, एक्चुअली में ओम्स लॉ क्या है ग्राफिकल एनालिसिस के लिए। ठीक है, हमने लिखा था V इज इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। ठीक है, उसमें से R क्या होता है, R एक कांस्टेंट टर्म निकल कर आई थी। R क्या था, कांस्टेंट टर्म थी। R इज इक्वल्स टू जो हमें मिला था ना, रो एल बाय ए। ठीक है, जो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने कॉपर का मटेरियल लिया। ठीक है, कॉपर का मटेरियल लिया, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सी यू कॉपर। कॉपर का मटेरियल लिया, उसकी लेंथ L थी और क्रॉस सेक्शन एरिया A था, और उसकी रेजिस्टिविटी रो, जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ये लिखा। ठीक है, हमने कहा ये टर्म तो कांस्टेंट है ना, राइट। तो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। एक्स एक्सिस पे क्या ले, वाई एक्सिस पे क्या ले। हमने कहा अच्छा ओम्स लॉ को थोड़ा नीचे लेकर आओ, फिर से हमने कहा ओम्स लॉ को थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, ये आर की टर्म कांस्टेंट है, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि V बाय आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यस और नो बच्चों, आर अगर कांस्टेंट है तो V बाय आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सिस पे लिख दूँ I और मैं लिख दूँ वाई एक्सिस पे V, मतलब मैं V वर्सेस I का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर V वर्सेस I का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और मुझे पता है ये V बाय आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, मतलब ये ग्राफ कैसे होगा, क्या वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी? समझदारी की बात है, क्या वो ग्राफ ऐसे होगा, क्या वो ग्राफ इसका जो हमें पाया जाएगा, मैं तीसरे कलर से दिखा दूं, क्या वो ग्राफ इस प्रकार से होगा? ऑप्शंस आर 1, 2 एंड 3। ये हेडिंग जो है ओमिक कंडक्टर के लिए V वर्सेस I ग्राफ कैसे होगा, पहले तुम लोग सोचो फिर मैं बताऊंगा। एनी गेस, एनी डिस्कशन? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन तो सही पकड़ा है, क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे की सही पकड़ी है वो देखते हैं। क्यों ये सेकेंड ऑप्शन बराबर है ये, लेकिन क्यों स्ट्रेट लाइन कहीं पड़ा होगा इसीलिए। फिर से एक बार ट्राई करो, मुझे आवाज नहीं आ रही, सही जा रहे हो? बताओ 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 बताओ। ऑप्शन 2 सही है, लेकिन क्यों, वाई स्ट्रेट लाइन? हिंट दे रहा हूं यहां से, इसके कारण है V बाय आई। V बाय आई क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसा कह दूं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई, तो ये क्या इंडिकेट करेगा इस ग्राफ के लिए, ये क्या इंडिकेट करेगा? दिस इज द स्लोप। हाँ, रेणुका ने सही पकड़ा, वो सभी लोग देखें, डेल्टा V बाय डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप, है ना। अगर मैं x यहाँ पे y ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बना दूँ और मैं कहूँ कि dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, स्लोप कॉन्स्टेंट है ना, तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। यहाँ पे एंगल देख, यहाँ पे एंगल देख, यहाँ पे एंगल देख, मान लूँ मैं ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, स्लोप कांस्टेंट है।
यहाँ पे v वर्सेस i का ग्राफ निकाल रहा हूँ, तो ये जो v बाय आई लिखूँ या डेल्टा v बाय डेल्टा i यहाँ पे लिखूँ मैं, ये अगर डेल्टा v, ये अगर डेल्टा i लिखूँ, तो स्लोप तो कांस्टेंट है, मतलब मुझे स्ट्रेट लाइन ही निकालनी पड़ेगी, राइट। इफ आई टेक दिस एज डेल्टा v, दिस इज एज डेल्टा i, ठीक है। तो कहीं पे भी देखना स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब 100 बात की एक बात पकड़ो, ओमिक कंडक्टर के लिए v वर्सेस i स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका, इसका दूसरा ये भी मतलब हो सकता है क्या, तो कितने मतलब निकालोगे सर, ये एक लास्ट वाला देख, ठीक है। कैन आई से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, क्योंकि r कांस्टेंट है। एक तो स्लोप की भाषा में समझाया, स्ट्रेट लाइन निकाली। हम देख सकते हैं कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतने अमाउंट का करंट मिलेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का बढ़ा तो जोर जोर से करंट फ्लो होने लगेगा। सो करंट का फ्लो होना पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 5 वोल्ट की बैटरी लगा दो, ज़्यादा करंट मिलेगा, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दो और ज़्यादा करंट मिलेगा, 15 वोल्ट की लगा दो, एंड यू गॉट द पॉइंट, यस और नो। तो दिस इज द ओमिक कंडक्टर, ठीक है। फिर कौन कौन फॉलो करेगा, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फॉलोइंग द ओम्स लॉ। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन वगैरह वगैरह वगैरह, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर, सो दो दो दोज फॉलोज ओम्स लॉ। कुछ होते हैं जो ओम का लॉ फॉलो नहीं करते, जो कंडक्टर ओम का लॉ फॉलो नहीं करेंगे उनको कहेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर्स, राइट। वो हम नीचे लिखते हैं। सो लेट्स समराइज दिस पॉइंट। ओमिक कंडक्टर्स विच फॉलोज दी ओम्स लॉ, ओम्स लॉ होता है v इज इक्वल्स टू आई आर। हमने जानने की कोशिश की, इसको ग्राफिकली पुट करते तो एक्स एक्सिस पे करंट, वाई एक्सिस पे वोल्टेज लिया हमने, और हमने यहाँ पे देखा r तो कांस्टेंट है, तो v बाय आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, मतलब मुझे यहाँ से पता चला कि स्ट्रेट लाइन होगी v वर्सेस i का ग्राफ, ठीक है। एंड वी कैन से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i इन अनदर वे विच इज नथिंग बट द सेम मीनिंग, ठीक है। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, दैट्स द ओमिक कंडक्टर। कौन कौन फॉलो करता है तो ओमिक कंडक्टर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, लिख लेते हैं नीचे, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉलोज ओम्स लॉ, ठीक है, फॉलोज ओम्स लॉ, मोस्ट ऑफ द मेटल, ठीक है। सेकंड, आगे बढ़ते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो, आई बात, ये खोपड़ी में जा रही है क्या ये बात, गई ना खोपड़ी में, चलो खोपड़ी काम की हमारी, घड़े को तो छेद नहीं है ना, बाद में भूल तो नहीं जाओगे। नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या थी सर वो घड़े की बात, तुम लोगों ने मिस कर दी, जो लेट ज्वाइन किए वो मिस कर दी घड़े की बात। नॉन ओमिक कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल आई टेक सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर। वो कहता है कि है ओम के लॉ मैं नहीं फॉलो करता, आई एम अ लिबरल पर्सन, मैं ओम का लॉ फॉलो नहीं करूंगा, ठीक है, मैं रिजाइन कर देता हूँ ओम के ग्रुप से, मैं रिजाइन कर देता, आई एम नॉट फॉलोइंग ओम्स लॉ। तो सेमी कंडक्टर ना ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, ठीक है। मतलब क्या सेमी कंडक्टर के अंदर कोई आदमी बैठा है क्या कि हाँ मैं फॉलो नहीं करूंगा, उनका नेचर वैसा है कि वो अलग तरीके का बिहेवियर करते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा नीचे, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, नॉन ओमिक कंडक्टर विच डज नॉट फॉलोज ओम्स लॉ, उसकी डेफिनेशन होगी एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर, और कुछ कुछ मेटल्स भी होते हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। तो मैं डेफिनेशन लिखने वाला था, मैंने लिख दी डेफिनेशन, विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। जिंदगी में इससे आसान डेफिनेशन मैंने कहीं नहीं देखी। व्हाट इज नॉन ओमिक कंडक्टर विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, अरे वाह ठीक। एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर, अगर सेमीकंडक्टर का अगर हम ग्राफ देखें बच्चों, मैं एक्स एक्सिस पे निकालू v, एक्स एक्सिस पे मैं निकालू v, यहाँ पे निकालू मैं, चलो यहाँ पे v ले लेते हैं, यहाँ पे लेट मी टेक v ऑन एक्स एक्सिस, इट विल बी बेटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ करंट I। तो इसका ग्राफ देखा गया, ये ग्राफ ऐसा कुछ आता है, थोड़ा और ठीक से मैं निकालू,
ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा आता है, ठीक है। अच्छा, मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है क्या? हाँ, देखो ना, निगेटिव करंट इधर, निगेटिव करंट मतलब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। मान लो ये डिस्कशन हम करेंगे सेमीकंडक्टर इस टॉपिक के अंदर, बस थोड़ा समझ लेते। 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया मैंने, करंट इतना फ्लो हो रहा है, थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा मैं वोल्टेज बढ़ा देता हूँ, 3 वोल्ट कर देता हूँ, मान लो करंट बहुत बढ़ गया यार। स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, इस काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है। थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से ये करंट बढ़ गया। सेमीकंडक्टर की खासियत है, सेमीकंडक्टर की खासियत है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी के टर्मिनल उल्टे कर दो, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है पीछे की तरफ, ठीक है। और ये जो रिवर्स डायरेक्शन में हम करंट जो बैटरी लगाते हैं, वहाँ पे हम इसको कहते हैं, एक नई टर्म होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये सभी टर्म्स हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं नी वोल्टेज। तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे आ गए सेमीकंडक्टर के अंदर, जो हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते। बस इतना याद रखना, नॉन ओमिक कंडक्टर का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। मतलब करंट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू कैन नॉट से हियर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, नो, यहाँ पे फॉलो नहीं होता। सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, ये कहना था मुझे। ओमिक कंडक्टर I is directly proportional to V, non ohmic conductor I is not directly proportional to V. Got it? ज़्यादा डिस्कशन नहीं इसके अंदर, समझ गए? नॉन ओमिक कंडक्टर्स दे आर बिहेविंग लाइक दिस। चलो कह रहे आगे, बोलो तारा रा रा, यस, ठीक है। फिर आगे इसके बाद इसको कर दो, टाटा कर दो, गाड़ी के दरवाजे लगा दो, चलते हैं आगे। आगे आए हम, अभी हम टेम्परेचर के साथ खेलेंगे, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं हम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को लेके आए हैं, रेजिस्टेंस हमें पता है, ठीक है। जो आर वाला है, आर, आर इज रेजिस्टेंस, राइट। किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है ना, ऑब्स्टेकल लाइक अ स्पीड ब्रेकर, ठीक है। तो कोई कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमने देखा आर इज, ये रफ में लिख रहा हूँ, लिखना मत, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होता है, कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के रेजिस्टेंस अलग होंगे, मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ना, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ये भाई साहब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब ये भी मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मटेरियल, टेम्परेचर एंड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री है मतलब लेंथ एंड एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर घटाने से बढ़ाने से रेजिस्टेंस में क्या असर गिरता है। ज्योमेट्री का, अरे ये तो देखा ना हमने, लेंथ डबल कर दी, उसको स्ट्रेच कर दिया तो कितना गुना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो हमने देख लिया। हमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोथ, वो टेम्परेचर के कारण कैसे बिहेव करते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दो, मोबाइल जब गर्म हो जाता है तो फास्ट चलता है क्या रे, या स्लो हो जाता है? लैपटॉप गर्म हो जाता है, मेरा लैपटॉप गर्म हो गया सर और हैंग हो गया, हम ऐसा कहते हैं ना। तो कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होगा, उसके अंदर के मेटल का टेम्परेचर बढ़ गया तो हैंग क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर से करंट नहीं जा पाया ठीक से। वही बात हम यहाँ पे करेंगे, उसके फंडामेंटल समझानेंगे। बहुत मज़ेदार पॉइंट है, इजी वाला पॉइंट है। हेडिंग लगा देते हैं हम सभी लोग मिलकर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस आर स्लैश रेजिस्टिविटी, दोनों के लिए हम बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। ओके, तो कुछ स्केच वगैरह निकाली जाए, लेट्स ड्रॉ सम स्केच ना। अभी नेक्स्ट लेक्चर से यहाँ बना के ही रखता हूँ, जो जो डायग्राम्स हमें लेक्चर के लिए लगेंगे, तो फटाफट से वहाँ से हम एक एक शेल्फ से डायग्राम निकाल के रखेंगे, तो सीमलेस एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। क्योंकि कैसा है, यूज़र एक्सपीरियंस, एडवांस ज़माने में यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है।
फ़ोन कौन से भी कंपनी का हो, अगर वो अच्छा नहीं चले तो हम कहेंगे यार घटिया फ़ोन। यूज़र एक्सपीरियंस, किसी भी हम शोरूम में जाते हैं, शोरूम में लाइटिंग अच्छी हो, एयर कंडीशनिंग अच्छी हो, तो हम कहते हैं वाह क्या यूज़र एक्सपीरियंस है। ठीक है, मूड बनना चाहिए। चलो तो यहाँ पे मूड बना रहा हूँ, देखो ये कंडक्टर है। ठीक है, इसके अंदर हमने बैटरी लगा दी। ठीक है, बैटरी में हर बार नहीं दिखाऊंगा, बार बार बैटरी दिखाएंगे, ये करेंगे। तो जैसे मैं कहूँगा कि अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो बैटरी के कारण फ्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक है। मुद्दे की बात क्या है सर यहाँ पे बच्चों मुद्दे की बात ये है कि मान लो इसका टेम्परेचर अभी 27 डिग्री सेल्सियस है, कलर दूसरा ले लेते हैं, यू विल टेक दिस कलर। ये सिचुएशन 1 है, इसका टेम्परेचर अभी 27 डिग्री सेल्सियस है। फॉर आवर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको कर देते हैं ए। ठीक है, और टेम्परेचर इसी कंडक्टर का हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, कॉपर की वायर है, कॉपर भी मान लो, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए भैया कि कॉपर की है वायर कोई है क्या। ज़्यादातर हम बात जो करेंगे ना, हम ओमिक कंडक्टर की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर की पूरे टॉपिक भर बात नहीं होगी। ठीक है, फिर मैं और सेकंड एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स मेक इट एज बी बच्चों। और अभी टेम्परेचर सेम कंडक्टर का मैंने बढ़ा के कर दिया, मान लो पहले का ना 0 डिग्री सेल्सियस करते, 0 डिग्री सेल्सियस, एक्सक्यूज मी 27 डिग्री सेल्सियस। और मुझे एक एग्जाम और एक सिचुएशन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ। और टेम्परेचर बोलो 27 से थोड़ा बढ़िया ले लेते हैं, 55, एनी नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन 27, लेट्स टेक 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम बैटरी लगा दी हमने तीनों को, तीनों सिचुएशन में हमने मान लो कि सेम वोल्ट की बैटरी लगा दी, 2 वोल्ट। इधर भी मैंने बैटरी लगा दी 2 वोल्ट की, यहाँ पे भी मैंने बैटरी लगा दी 2 वोल्ट की। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी। बाद में समझना, बाद में नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगी, सर ये 2V क्या लिखा था, यही नहीं समझ में आ रहा है। 2V मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, हमने इसको लगा दिया, 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। जब कंडक्टर 0 डिग्री सेल्सियस में था, 27 डिग्री सेल्सियस में था, एंड 55 डिग्री सेल्सियस में था। ठीक है, बिना कुछ एक्सप्लेन करे मैं अभी कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ, दोज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तुम मुझे बताना कि क्या सिचुएशन हो रही है। ठीक है, तो मैं चुपचाप से पॉइंट लिख रहा हूँ। फॉर ए कंडक्टर, फॉर ए कंडक्टर एज टेम्परेचर, ऐसे चलो पहले हम 55 पे हैं, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, कि मान लो कि पहले 55 डिग्री सेल्सियस पे था, ठंडा करते जा रहे हैं और थोड़ा सा ठंडा करके 0 डिग्री सेल्सियस पे उसे लेकर आएंगे, और हम चेक करेंगे कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का क्या हो रहा है। एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, rate of collision between free electrons decreases, electrons decreases। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये हो रहा है, सुनो, अपोजिंग फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, लिखने से अच्छा ई डैश कर देते, इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, अपोजिंग फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, उससे क्या होगा, अपोजिंग फोर्स डिक्रीज होने से ऐसा क्या हो रहा है, उससे होगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैं ई डैश ही लिखना चाहूँगा, ई माइनस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, और उससे क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, तो वो इंक्रीज होने से ये हो रहा है, ये क्या, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस also डिक्रीजेस। ठीक है, तो इतने मुद्दे मैंने यहाँ पे लिख दिए बिना कुछ बोले। ठीक,
तो हम साथ में पढ़ते हैं, फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ और उसके जवाब के थ्रू मैं समझ लूंगा, कंक्लूड कर दूंगा कि ये पॉइंट तुम्हें समझ में आया है या नहीं। तो हमने पहला पॉइंट लिखा, हमने तो पहले 3 डायग्राम्स निकाले यहाँ पे, ठीक है। 55 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर ले लिया, 27 पे ले लिया और 0 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया, ठीक है। सेम बैटरी लगा दी, 2 वोल्ट की 2 वोल्ट की 2 वोल्ट की, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। 10 वोल्ट की लगाओ यार तुम, लेकिन तीनों को 10 वोल्ट लगा देना। मैंने 2 वोल्ट की लगा दी, तीनों को 2 वोल्ट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ा, फॉर अ कंडक्टर एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। अच्छा, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज जाएगा 55 से 27, 27 से 0, रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है बेटा? रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, राइट। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी ना, टेम्परेचर घटेगा तो कोलिजन कम होगा। अच्छा, उससे क्या होगा? अपोजिंग फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग। जाहिर सी बात है, कोलिजन कम करेंगे तो कुछ अपोजिशन नहीं होगा उनके मोशन में, ठीक है। फिर जब हम बैटरी लगा देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कब आती है? बैटरी लगाने से, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल फील्ड लगाने से, ब्रैकेट में लिख दो एक्सटर्नल फील्ड, इसके कारण वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बैटरी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगी, जो कि अभी ज़्यादा कोलिजन नहीं कर रहा है, अच्छा बच्चा बन गया वो, तो वो जल्दी ही मुड़ जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा एंड द स्पीड विल बी हायर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये ऑब्स्टेकल्स कम हो जाएंगे, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घट जाएगी, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो स्मूथ फ्लो कौन से टेम्परेचर पे होगा? कम रेजिस्टेंस से कौन से टेम्परेचर पे करंट फ्लो होगा? 0 पे, 27 पे या 55 डिग्री सेल्सियस पे? इसका मतलब है जितना टेम्परेचर कम रहेगा, जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतना अच्छा वो कंडक्टर कहलाएगा। जितना कम टेम्परेचर उतना अच्छा कंडक्टर, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी घटेगी, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एट अ वेरी लो टेम्परेचर, एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे, वो हमारा दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, वो पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे। सो एज वी कैन से दैट एट वेरी लो टेम्परेचर, at very low temperature conductors become superman, ना superconductor, ठीक है। मतलब अगर हम टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो ये सुपर कंडक्टर, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो करेगा, कंडक्टर, ठीक है। ये टेम्परेचर दूसरी भाषा में क्या होता है? 0 केल्विन, ठीक है। तो नॉर्मल सा जो कंडक्टर है, नॉर्मल कंडक्टर को ये टेम्परेचर पे लेके जाओ तो वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, मतलब उसकी कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी घट जाएगी। ऑन द अदर हैंड 100 डिग्री सेल्सियस पे लेकर जाओ किसी कंडक्टर को तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो इसका मतलब है टेम्परेचर का भी रोल यहाँ पे प्ले होता है। तो इसके कारण क्या, जो इंटेल है, यूट्यूब है, अमेजोन है, या जो बड़े बड़े जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे सर्वर होते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब के, इनके सभी के जो सर्वर्स होते हैं जहाँ से हमें वो मिलता है ना, कभी भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं वो उनके सर्वर से आते हैं, तो उनके सर्वर ना बहुत ठंड प्रदेश के आसपास वो लगा देते हैं, ठीक है। या नहीं तो एयर कूलिंग, सेंट्रलाइज्ड कूलिंग पे उनके सर्वर्स रहते हैं, ठीक है, ताकि जो डेटा ट्रांसफ़र हो यहाँ से वहाँ वो इफ़िशेंटली हो, टेम्परेचर के कारण कोई लैग ना आए, टेम्परेचर के कारण कोई स्पीड में इशू ना आए, इसलिए वो एयर कंडीशनिंग मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यही बात है। तो यू गो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी घट जाएगी। लेकिन एक कमाल की बात पता है क्या तुम्हें? जो सेमीकंडक्टर है ना, उल्टा बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर को गर्म करने से, सेमीकंडक्टर अपना सिलिकॉन वाला, ठीक है, जो कि हम अभी क्लास 12 में लास्ट एंडिंग में पढ़ेंगे, उसकी बात कर रहा हूँ। तो सेमीकंडक्टर को गर्म करोगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है।
और जो हमारा कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के क्या बोला मैंने, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, और हमारा जो नॉर्मल सा कंडक्टर है टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी कहोगे तो रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अगर ये भाषा में कहूँ मैं, लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर कंडक्टर्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये भाषा में अगर लिखता हूँ, फॉर कंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी डैश डैश डैश, क्या लिखोगे यहाँ, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी लिखा है, हाँ तो रेजिस्टिविटी लिखा है तो मैं कहूंगा यहाँ पे इंक्रीजेस। ठीक है, अगर कोई पूछेगा सेमीकंडक्टर, फॉर सेमी कंडक्टर्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी एंड यू नो दैट, क्या लिखना है बताओ, डिक्रीजेस। ठीक है, अगर मैं कंफ्यूज करने के लिए जो कि एग्जाम में करते हैं, तो यहाँ पे हम करके कंफ्यूजन दूर कर देंगे। अगर ये वाले पॉइंट में मैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी के जगह पे कंडक्टिविटी ये वर्ड इंट्रोड्यूस कर दूँ, कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या लिखना मुजाफिर होगा, डिक्रीजेस। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, नहीं यार रट के मत बैठना कि हाँ फॉर अ कंडक्टर इंक्रीजेस, फॉर अ कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस, अरे लेकिन क्या रेजिस्टिविटी हो तो इंक्रीजेस कह देना, कंडक्टिविटी बोले तो डिक्रीज बोल देना उससे। ठीक है, और साथ ही साथ लगे हाथों ये सेमीकंडक्टर की बात थोड़ी खोपड़ी में डाल देना, उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए भी और एक हम बना देते हैं, इसको कॉपी यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, और इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिविटी हम यहाँ पे लिख देंगे कंडक्टिविटी। तो अगर कंडक्टिविटी है टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की, क्या हो जाएगी, इनक्रीज। ठीक है, चलो एक टर्म है छोटी सी, तो इसको टाटा बाय बाय कर दो, बैठ जाओ गाड़ी में, आगे चलते हैं। ठीक है, चाय वगैरह पी ली हमने, टेम्परेचर का देख लिया। क्या है, मटेरियल सेम है, राइट। हाँ, सो व्हाट शी इज सेइंग कि सर मटेरियल तो सेम है ना, रेजिस्टिविटी कैसे डिक्रीज होगी। तो रेजिस्टिविटी दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करती है ना, एक तो मटेरियल सेम है, राइट, लेकिन दूसरे पैरामीटर के भी तो ऊपर वो डिपेंड करती है जिसका नाम है टेम्परेचर। तो ऊपर वही तो लिखा था हमने, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, इसी के लिए तो ये सभी पॉइंट्स आए हैं। बोलो यस और यस, नो का कोई ऑप्शन ही नहीं रखा है। समझ में आई बात, यस। ठीक है, तो एक छोटू सा पॉइंट लिखते हैं हम जिसका नाम है मोबिलिटी, या उसको बाद में कवर कर लेते हैं हम। एक टेम्परेचर की बात चल रही है तो थोड़ा आगे चल के टेम्परेचर के ही विलेज में रुकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग टेम्परेचर के रिगार्डिंग है, इसी का ही थोड़ा सा दूसरा रूप लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वही हेडिंग दिया था कह रहे मैंने ऊपर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, यस। तो फिर से एक बार छोटा हेडिंग वही दे देंगे, कोई हमें रोकने वाला तो नहीं है कि क्यों फिर से हेडिंग वही क्यों दिया, हरी मर्जी। हमने फिर से वही हेडिंग दिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, तो उनके सिंबल के साथ लिखो ताकि लेस कंफ्यूजन मोर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये जाना पहचाना, तुम कहोगे अरे ये तो हमारा दोस्त है, इसको तो हमने पहले भी मिल चुके हैं हम ये फॉर्म में। ठीक है, पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखो, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर increases
एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, यही बात चल रही थी अभी, हमने कहा ठीक है यही बात चल रही थी। तो उसका एक रिलेशन होता है, डेरिवेशन की उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जाना पहचाना। रेजिस्टिविटी किससे दिखाते हैं, रो टी इज इक्वल टू, आई कैन से रो टी नॉट इन ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी। जाना पहचाना है या नहीं, कौन से टॉपिक में देखा था ऐसा हमने, इलास्टिसिटी में भी आया था टेम्परेचर का, ठीक है। और एक्सपांशन ऑफ मटेरियल्स, टेम्परेचर बढ़ाने से मटेरियल इलोंगेट होता है, तो उसकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे ऐसी थी कुछ। यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे तो हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डेल्टा टी क्या होगा, यहाँ पे टी माइनस टी नॉट, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। रो टी नॉट क्या होगा, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रो टी क्या होगा, रेजिस्टिविटी एट T°C, ठीक है। वो क्वेश्चन से हो ही जाएगा क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। ये क्या है, अल्फा, अल्फा कॉल्ड एज, इसको लिख लेते टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो इसको इस भाषा में लिखेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ रेजिस्टेंस लिखा तो भी चलेगा। इसका यूनिट क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस, इसका यूनिट क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस। पर केल्विन अगर लिखा है तो ये टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, वो न्यूमेरिकल के थ्रू हम क्लियर कर लेंगे, बस यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है। एक नोट लिखनी ज़रूरी है, ठीक है, एक नोट लिखेंगे यहाँ पे, नोट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम देखेंगे ना, वी इग्नोरिंग थर्मल एक्सपांशन, इग्नोरिंग थर्मल expansion of a conductor while taking account of temperature resistance variation by temperature, by taking account of resistance variation by temperature, ठीक है। सिंपल सा वो ये कहना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूँ कि ये कंडक्टर पहले टेम्परेचर T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है, और इसका टेम्परेचर मैंने 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तभी भी मैं इसकी लेंथ L मानूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर इसके लिए और चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी ρ1 है और यहाँ पे रेजिस्टिविटी ρ2 होगी, सो वाइल कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, वी विल इग्नोर द इलोंगेशन ऑफ लेंथ। हम कहेंगे कि नहीं लेंथ उतनी ही मान के चलो, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की लेंथ थोड़ी बहुत बढ़ जाती है ना, तो वो थोड़ी बहुत लेंथ का इंक्रीज होना हम इग्नोर कर देंगे जब हम ये रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो ठीक है, मेक सेंस, यस। अब एक चीज पता है, एज वी नो, क्या पता है हमें, इसको बॉक्स कर लो पहले बच्चों, इसको बॉक्स कर लो, ठीक है, जरूरी फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी के लिए। अच्छा देख लो एक बार कैसे दिखता है ये, रो टी इज इक्वल्स टू रो टी नॉट इन ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। एज वी नो, व्हाट वी नो दिस, R is equals to rho L by A. From here you can see that R is directly proportional to rho. So जो रिलेशन हमने ऊपर लिखा था, instead of rho we can say RT is equals to R naught 1 + अल्फा डेल्टा T. So अगर रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना है we can go with the same pattern जो हमने रेजिस्टिविटी के लिए लिखा था, रो T is equals to रो T naught 1 + अल्फा डेल्टा T। तो रेजिस्टिविटी पूछेंगे ये वाला, रेजिस्टेंस पूछेंगे तो ये वाला हम यूज़ करें। चलो ना देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू इसे क्लियर करते हैं। देखो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है
ठीक है ना। यस बेटा, कर दिया। एग्जाम्पल 1, पहला क्वेश्चन, एक कॉपर कॉइल has a resistance of 20 ohm at 0 degree Celsius and resistance of 26.4 ohm at 80 degree Celsius. Find out temperature coefficient of resistance of copper. चलो ट्राई करो। कैन एनीवन हेल्प मी? क्या फॉर्मूला हम यूज करें? कोई फॉर्मूला बताएगा? अभी ऊपर देखा ना मस्त, ये वाला फॉर्मूला कॉपी और यहाँ पे पेस्ट डाल दिया। ठीक है, आर टी के जगह पे कितना पुट करूं? यहाँ पे कितना पुट करना चाहिए? तो लगा देते हैं 26.4। आर नॉट की जगह पे कितना पुट करूं? 20 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी कितना होगा? 80 माइनस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26.4 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 80 इंटू अल्फा। So this becomes 26.4 divided by 20 minus 1 is equals to 80 alpha. ठीक है, you do the calculations, you should come to this answer 4 into 10 to the power minus 3 per degree Celsius. अगर टेम्परेचर केल्विन्स में लेते हम तो आंसर भी कितना आता? पर केल्विन। डिग्री केल्विन नहीं कहते हम, पर केल्विन कहते हैं। ठीक है, केल्विन को डिग्री नहीं लगाते हम कभी। लिख लो बेटा, चलते आगे। क्वेश्चन देखना था, ये देख लो क्वेश्चन, लिख लो। इस एग्जाम्पल 2 में लिखो, ए कंडक्टिंग वायर ऑफ resistance 120 ohm at 20 degrees Celsius is connected in a circuit। फुल स्टॉप देके मैंने लिखा ड्यू टू करंट फ्लो इन its resistance increases to 240 ohm। find the final temperature of wire। फुल स्टॉप देके आगे लिखा मैंने गिवन दैट temperature coefficient of resistance is 2 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius। या कई बार पर डिग्री सेल्सियस ना लिखते हुए डिग्री सेल्सियस टू द पावर -1 ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस दिया है 120 ओहम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो कोई कंडक्टर दिखा देते हैं। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का था, तब रेजिस्टेंस दिया था 120 ओहम और अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट के कारण रेजिस्टेंस बढ़ गया, गर्म हो गया वो। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 240 ओहम। ठीक है, फिर जब वो 240 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा तो टेम्परेचर कितना, और वो मटेरियल का अल्फा दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर तो नहीं दिया है, नथिंग टू वरी।
what we'll write RT2 is equals to RT1 in bracket 1 plus alpha T2 minus T1, ठीक है। RT2 मतलब जिसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है वो, उसका रेजिस्टेंस कितना 240, RT1 पहले कितना था दैट इज 120, 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, T2 हाउ मच इज T2 वही तो फाइंड आउट करना है, माइनस T1 कितना है 20, क्या मैं डिग्री सेल्सियस पुट करूँ तो मैंने अल्फा देखा, हाँ वो पर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो मैं इसको 20 पुट कर देता हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है तो कोई इतना इफेक्ट नहीं गिरेगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में होता है सेम टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में होता है, तो जब तक डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात है तो टेम्परेचर यू कैन डायरेक्टली पुट, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, जस्ट टेक द डिफरेंस बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस इन दिस टू स्केल्स आर इक्वल। तो इसे सॉल्व करो और डू लेट मी नो क्या आंसर आता है, दैट्स अप टू यू। आएगा आसानी आएगा, कोई टफ नहीं आएगा। हाँ तो इतना टेम्परेचर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर आया 5020 डिग्री सेल्सियस, दैट्स द करेक्ट आंसर। 5020 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस उसका डबल हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे 120 था, 240 होने के लिए टेम्परेचर इतना रेस करना पड़ेगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी, क्योंकि कंडक्टर है ना यार, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है, कितनी कम है देखो 2 इंटू 10⁻⁴, तो डबल करने के लिए 120 ओम की रेजिस्टेंस को 240 रेजिस्टेंस बनाने के लिए कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इट्स अ गुड कंडक्टर, अच्छा मटेरियल है ये। चलो तो इसको टाटा बाय बाय कर दो, टाटा कर दे, टाटा कर काका ना छोटे बच्चे को टाटा करना, इस क्वेश्चन को टाटा कर दिया मैंने, ठीक है। इसको ऊपर कर देते, इतना फुटेज क्यों खाएगा ये, आप यहाँ पे आ जाओ T25020। चलो एक ऐसा क्वेश्चन नॉमिनल जाते जाते हमें वो ये भी डिस्कस करना है, तो बिफोर दैट विल कम टू होमवर्क क्वेश्चन। कहाँ गया रे, कहाँ गया, नीचे 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 यहाँ पे, ये वाले क्वेश्चन को डील करते हैं, होमवर्क वाला क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इन अ लॉन्ग वायर, ठीक है, इन अ लॉन्ग वायर of a square cross section of a side length L, current density varies with a distance from one edge of a cross section C slash S is a cross section कहते हैं short में, as J is equals to blah 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 ampere per meter square where A and B are the positive constant, find the current flowing in the wire, और ये आंसर हमें लाना है, ठीक है। सिचुएशन क्या है, हमें दिया गया है एक कंडक्टर वायर, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की वायर है, ठीक है। तो कोई स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की वायर ऐसी दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की वायर है, ठीक है, और जिसकी साइड लेंथ एल है, जिसकी साइड लेंथ क्या है एल, दिस साइड लेंथ मान लेते हैं एल है, ठीक है। स्क्वायर है तो सभी सेम ही होंगे, क्रॉस सेक्शन लेंगे इसका तो ये भी एल, ये वाला भी एल, ये भी एल, ये भी एल ही होगा, ठीक है। और हमें जो डेंसिटी है करंट डेंसिटी जे जो वेरी कर रही है कैसे, AE⁻BX एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में देखा था कहीं पे भी एक छोटी सी एलिमेंटल स्ट्रिप हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, इतनी, ठीक है, कुछ उसकी विड्थ मान लेते हैं, इतनी विड्थ की हम एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं जिसको हम बाहर दिखा देते हैं यहाँ, ठीक है। तो उसको ऐसे फ्रंट व्यू से दिखा देंगे साइड से ऐसा, ठीक है। इसकी साइड लेंथ कितनी गिवन है एल,
ठीक है। और एक छोटा सा पोर्शन उसके अंदर मानते हैं एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x छोटा सा ये पोर्शन मानते हैं dx। ठीक है, ओके। अभी इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें निकल के आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस वेरिंग करंट डेंसिटी। ठीक है, तो चलो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। पहली स्टेप रहेगी करंट इन एलिमेंटल स्ट्रिप। एलिमेंटल से अच्छा एलिमेंट्री, एलिमेंट्री स्ट्रिप। ठीक है, सो डी आई इज इक्वल्स टू जे इंटू डी एस, ये तो पता है ना हमें। करंट डेंसिटी होती है आई बाय ए, उसको इंटीग्रल फॉर्म में हम लिखेंगे ऐसा। ए इधर चला गया, ए को मैंने डी एस लिखा क्योंकि इसका मुझे एरिया जानना है। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं अभी दोनों तरफ। ओके, कहाँ से कहाँ, इसको, इसकी लेंथ है 0 से L क्रॉस सेक्शन की, 0 से L हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ये करंट की वैल्यू 0 टू I, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा I विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हम J की वैल्यू पुट कर देते हैं A e टू द पावर bx। ठीक है, इनटू इसका एरिया क्या होगा L इंटू डी एक्स, दिस पोर्शन यू कंसिडर दिस पोर्शन, दिस इज लेंथ L और इसका जो हमने विड्थ लिया है dx माना है, सो वी आर टेकिंग L इंटू डी एक्स। अभी बस बात हो गई है ख़त्म। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, a और L बाहर आ जाएगा, अंदर 0 टू L e टू द पावर bx dx, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। ठीक है, इसको देखते ही हमें डिसाइड करना है कि किसको बाहर निकालना है। तो जहाँ पे x की टर्म होगी वो अंदर रहेंगे, इसके पास x की टर्म थी, बाकी a और L बाहर चले जाएंगे। तो करंट जो मुझे यहाँ से मिलेगा ए एल, कोई मुझे इसका इंटीग्रेशन बताए, ए ई बी टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बाय बी। ठीक है, ये 0 से L तक। तो I हमें मिल रहा है यहाँ पे ए एल, अपर लिमिट पुट करेंगे मतलब x की जगह पे L आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, और e टू द पावर 0 1 होता है। सो ए एल इन ब्रैकेट e टू द पावर बी एल अपॉन बी माइनस 1 बाय बी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमीटर से b कॉमन लेके बाहर आ जाएगा e टू द पावर बी एल माइनस 1। दिस इज अवर आंसर, और एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई हैव स्टिल लेफ्ट विद द 3 मिनट्स, सो मैं अभी चलता हूँ जो अभी चल रहा है इधर। तो लास्ट हमने ये क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। रैंडम है, इस टॉपिक से रैंडम क्वेश्चन पिक करके मैंने पुट किया है, अभी देखते कौन सॉल्व कर पाता है। रिलेटिवली इजी ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, जाते जाते हल्के फुल्के पल के लिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड pass through a section of resistance 20 ohm across which a potential difference of 64 volt is applied। चलो होमवर्क पे ही ले लो इसको क्वेश्चन, या यहाँ पे सॉल्व करना चाह रहे हो तो हम यहाँ पे भी सॉल्व करें। इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, बी रहेगा 3 इंटू 10⁻20, सी रहेगा 2 इंटू 10⁻20 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये सवाल है
यहीं पे क्लासीफाई कर लेंगे हम, एक बार देखो इस क्वेश्चन। टेम्परेचर से कोई नाता नहीं है इस क्वेश्चन का, लेट्स क्लियर दैट एयर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास थ्रू अ सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम अक्रॉस विच अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड हमें ये फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हमें पता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम सॉल्यूशन दे रहे हैं यहाँ। V इज इक्वल्स टू आई आर हमें पता है। पहले हम करंट निकाल लेते हैं, कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस दिया है। V बाय आर से आ जाएगा। V कितना है 64 और रेजिस्टेंस कितना है 20। कितना आ जाएगा ये 64 डिवाइडेड बाई 2 32, 32 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 3.2 एम्पियर। सो मुझे करंट मिल गया यहाँ से 3.2 एम्पियर। अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला बताओ, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ करंट Q बाई टी। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे बताओ Q को क्या लिख सकता हूं मैं, N इंटू ई। सो I इज इक्वल्स टू, मैं अभी यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ एन ई डिवाइडेड बाई टी। हमें पूछा क्या है, कौन सी टर्म पूछी है हमें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मतलब हमें ये पूछा है E डिवाइडेड बाई टी, ये टर्म का आंसर हमें पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। I कितना है, I हमें मिला है 3.2 एम्पियर। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, व्हाट दे आर आस्किंग इज इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, वो कितना आएगा, तो करंट की वैल्यू पुट कर देते हैं। N कितना होगा, समथिंग डिफरेंट, व्हाट आई एम डूइंग इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाली टर्म पूछेंगे ना, N डिवाइडेड बाई टी, N डिवाइडेड बाई टी, ये टर्म पूछिए। ठीक है, इसको लिख ही देते ना नीचे, फिर दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ पे पर यूनिट टाइम क्या है 1 सेकेंड, तो दैट इज N बाई टी इज इक्वल्स टू, क्या लिखूँ, I डिवाइडेड बाय E, वाइट कलर ले लेता हूँ। N बाय टी इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय E। करंट कितना मिला हमें 3.2 एम्पियर डिवाइडेड बाय E, हाउ मच इज E, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर -9। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, ये 10 टू द पावर -19 प्लस 19 ऊपर जाएगा, ये हटा देते हैं, दैट इज 32 बाई 16, कितना हो जाएगा ये 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बाकी रिलेटेड टू दिस टॉपिक DPP आज अपलोड हो जाएगी दोपहर से, और जो संडे को एग्ज़ाम है, पहले तो मैं रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए टाटा बाय बाय यहाँ पे कह दूँ बच्चों, जय हिंद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।